आइए चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशंस बाय फैराडे इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ। जब फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था सॉल्यूशंस के अंदर से, गैसेस के अंदर से, तो उसने किस चीज की एग्जिस्टेंस के बारे में आइडिया दिया था? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। फैराडे ने कुछ लॉज पेश किए थे, ये आपके जहन में होगा, जिसको कहा जाता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर भी बहुत काम किया था। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर काम करने के बावजूद भी फैराडे ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया, यानी कि वो बुनियादी चीज़ जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो फैराडे डिस्कवर नहीं कर पाया। उसको डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जे थॉमसन। तो हमारे फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है इलेक्ट्रॉन के फैराडे ने क्लू दिया था। सेकंड एमसीक्यू में पूछा जा रहा है क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड एट लो प्रेशर टू डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ। देखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसको कहा जाता है, ये दो साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर किया था। जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले में सिर्फ जे थॉमसन शामिल नहीं है, बल्कि विलियम क्रूक्स, साथ में गोल्डस्टीन और स्टोनी भी शामिल हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और साथ में गोल्डस्टीन ने बाद में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में दोनों चीज़ें डिस्कवर की गई थी, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम, ये एक सही आंसर है। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? देखिए, पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बल, एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, और अगर डी ऑर्बिटल की शेप की बात की जाए तो डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल। फोर्थ पे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विद यूनिट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। ऐसा स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, वो पार्टिकल क्या कहलाता है? तो वो पार्टिकल कहलाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पे पूछा जा रहा है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस वॉज परफॉर्म बाय, कि इलेक्ट्रिक करंट को गैसेस में से जो परफॉर्म करवाया गया था, पास करवाया गया था, गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने वाला प्रोसेस कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया था? जे थॉमसन ने, जे थॉमसन के असिस्टेंट थे गोल्डस्टीन। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जिन्होंने क्रूक्स ट्यूब बनाने में हेल्प की थी वो थे विलियम क्रूक्स, और स्टोनी, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, यानी कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये सारे साइंटिस्ट शामिल थे। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस वॉज परफॉर्म्ड बाय सर विलियम क्रूक्स, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, और ऑप्शन डी जो है सही आंसर, ऑल द अबव साइंटिस्ट, ये सब शामिल थे। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? 6 एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था जेम्स चैडविक। ये हम ये डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि जेम्स चैडविक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर बैठे थे, और उनको खुद भी नहीं यकीन था कि वो एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर कर लेंगे और जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर को डिस्कवर करने के लिए निकले थे। उनकी पेनिट्रेशन पावर को मालूम करने के दौरान उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर लिया। 7 पर चलते हैं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड दैट। आपने 9th क्लास में, फिर फर्स्ट ईयर में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करी थी एटम के ऊपर से, और एटम में से सारी अल्फा पार्टिकल्स या सारी अल्फा रेस अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई थी, जिससे हमें ये पता लगा था कि एटम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन खाली होता है, और एटम के न्यूक्लियस में सारा मास प्रेजेंट होता है, और उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, साथ में उसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आइए जरा ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, नो पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि एटम का बहुत सारा पोर्शन खाली होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी बिग, हालांकि ये बात भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा सा होता है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। सी पे चलते हैं। टोटल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये बात भी गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है लेकिन सारा मास न्यूक्लियस में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में मौजूद होता है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी
was natural radioactivity is confined in। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किस चीज़ में पाई जाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में या हैवियर एलिमेंट्स में, जबकि जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स से मुराद वो एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम हो। अगर 82 से कम होगा एटॉमिक नंबर तो लाइटर एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर खुद से रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि इसके ऊपर अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट की जाएगी। अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट की वजह से जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अगर किसी एलिमेंट का मास, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन हो 82 से, तो उसमें खुद ब खुद रेडियो एक्टिविटी होती है, जिसको कहा जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और इन एलिमेंट्स को कहा जाता है हैवियर एलिमेंट्स। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हैवियर एलिमेंट्स, ऑप्शन बी। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, एमसीक्यू नंबर 9 में पूछा जा रहा है। तो एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर किया था हेनरी बैक्यूरेल ने। लेकिन साथ में एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि रेडियो एक्टिव रेस को किसने डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा और गामा रेस को अलग किया था, तो इसने रेडियो एक्टिव रेस को डिस्कवर किया था, जबकि हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ते हैं, 10 पे पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव रेस कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज। ऐसी रेडियो एक्टिव रेस जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसी रेस को क्या कहा जाता है। तो ऐसी रेस को कहा जाता है अल्फा रेस। अल्फा रेस का सिंबल होता है अल्फा, नीचे +2 और ऊपर 4, यानी इसके ऊपर चार्ज जो है वो है +2 का और इसका मास है 4। अल्फा रेस सिमिलर होती हैं हीलियम न्यूक्लियाई के। अगर बीटा रेस की बात करेंगे तो बीटा रेस के ऊपर चार्ज होता है -1 और इसका मास होता है 0। अगर बात की जाए गैमा रेस की, तो गैमा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना ही कोई इस पे मास होता है। अभी उन्होंने पूछा था स्ट्रीम ऑफ डबल पॉजिटिव चार्ज का, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा रेस। किसी और का पूछें तो वो भी आप कर सकते हैं। 11 पर आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव रेस विच आर नॉन मटीरियल इन नेचर। वो रेडियो एक्टिव रेस जो कि एनर्जी रखती हैं, मटीरियल फॉर्म में नहीं होती, यानी उनका कोई वजन नहीं होता, तो वो रेडियो एक्टिव रेस कौन सी हैं। उन रेडियो एक्टिव रेस को कहा जाता है गैमा रेस। 12 पे आते हैं, द रेस विच आर इंटेंस आयोनाइजर ऑफ द गैस। वो रेस जो कि गैस को जल्दी से आयोनाइज कर देती हैं या जिनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, उन रेस को क्या कहा जाता है। उन रेस को कहा जाता है अल्फा रेस। देखें, एक बात समझ लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर काफ़ी कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि ये जल्दी आयोनाइज कर जाती हैं, जल्दी से आयोनाइज कर देती हैं तो ज़्यादा एटम के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो इसलिए हम कह सकते हैं इनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है। अगर गैमा रेस की बात करेंगे तो गैमा रेस की आयोनाइजेशन पावर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, जबकि गैमा रेस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। गैमा रेस बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं विदाउट आयोनाइजिंग। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा द रेस विच आर इंटेंस आयोनाइजर ऑफ द गैस। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फा रेस, ऑप्शन ए। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पे। व्हेन कैथोड रेज वर पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास किया गया था, तो हमें पूछ रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। दे पास्ड स्ट्रेट अवे, कि कैथोड रेस सीधी सीधी चली गई। दे वर डिफ्लेक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ गई, या दे वर डिफ्लेक्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, या वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ गई। तो आपको याद होगा कैथोड रेस एक्सपेरिमेंट जो कि जे थॉमसन ने किया था, उसमें कुछ ऐसा था कि कैथोड से रेस निकली थी और एनोड की तरफ गई थी। अब एनोड एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैथोड रेस से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकले थे वो एक पॉजिटिव प्लेट पे गए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि कैथोड रेस डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे, एनोड रेस डिफ्लेक्ट हुई थी नेगेटिव चार्ज प्लेट पे। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पे। एक्सरेस वर डिस्कवर्ड बाय। एक्सरेस को किसने डिस्कवर किया था। तो एक्सरेस को डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम था
विलियम रोइंजन। ये सारी बातें आपको चैप्टर 3 की लेक्चर वीडियो थी उसके अंदर आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। MCQ नंबर 15 पर आते हैं। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है, ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं हो सकते। तो इसलिए MCQ नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। MCQ नंबर 16 का आंसर आप खुद बता सकते हैं कि एन ऑर्बिटल कैन नेवर ऑक्यूपाई, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि वो खाली भी हो सकता है और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 17 पे आते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल शेल ऑफ एन एटम। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि K शेल, L शेल, फिर M शेल, ये कौन से शेल्स हैं? न्यूक्लियस की सराउंडिंग में फर्स्ट शेल जो होता है उसको कहा जाता है K शेल, फिर सेकंड शेल को कहा जाता है L शेल और फिर M शेल और इसी तरह से फिर N शेल एंड MN, फिर O, P, Q, इस तरह से। अब हमारे पास K शेल जो होता है वो फर्स्ट शेल होता है और L शेल जो होता है वो सेकंड शेल होता है। अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चेक करने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n²। अगर L शेल है तो L शेल हमारा सेकंड शेल है, हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि L शेल में 4 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? तो पहला ऑर्बिटल है S, फिर Px, फिर Py और फिर Pz। MCQ नंबर 18 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली, इनमें से कौन सा एटम ऐसा है जो कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा? तो देखें इसमें सबसे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा क्योंकि उसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। अब बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है बल्कि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ना कि रिपेल करते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन तो वैसे ही गलत हो गए। अब बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन लिथियम का साइज छोटा है इसीलिए इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए लिथियम हमारा सही आंसर नहीं होगा। अगर बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है और पोटेशियम का साइज भी बड़ा है, इसीलिए पोटेशियम यहाँ पे हमारा सही आंसर है। MCQ नंबर 19 पर चलते हैं। MCQ नंबर 19 में कहा जा रहा है द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, वो क्वांटम नंबर जो कि ऑर्बिटल की शेप बताता है उस क्वांटम नंबर को क्या कहा जाता है? तो हम एक काम करते हैं, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल बताता है, जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक फील्ड में उसकी ओरिएंटेशन बताता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्वांटम नंबर्स डिफरेंट चीजें बताते हैं। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। 20 पर आते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कैन हैव ऑल द सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते। ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम अपनी डेली लाइफ से ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी 2 घर के एड्रेस एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। जैसे कि अगर लेट से कोई गुलशन में रहता है और कोई जौहर में रहता है, बेशक उनके फ्लैट्स नंबर सेम हो और स्ट्रीट नंबर सेम हो तो भी उनकी आखिरी लोकेशन यानी कि गुलशन और जौहर ये चेंज हो जाएंगे। या कोई पाकिस्तान में रहता है और कराची में रहता है, पाकिस्तान में रहता है और किसी और कंट्री में रहता है तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। एक ही शहर में रहते हो और एक ही मोहल्ले में रहते हो तो फ्लैट नंबर चेंज हो जाएंगे या हाउस नंबर चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर फर्स्ट शेल में है तो शेल नंबर सेम रहेगा। अगर शेल नंबर सेम रहेगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन उनके ऑर्बिटल सेम हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स चेंज भी हो सकते हैं। अगर उनके ऑर्बिटल्स चेंज हो जाएंगे तो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। लेट्स है कि उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है तो उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चेंज हो सकता है। यानी कि
अगर एक px में है तो दूसरा py में भी हो सकता है, और अगर एक py में तो दूसरा pz में हो सकता है। और अगर इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा चेंज होगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसीलिए चारों क्वांटम नंबर्स एक साथ सेम नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो लॉ था, ये स्टेटमेंट था, ये पेश किया था पॉलिस ने। तो हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 21 पे। MCQ नंबर 21 पे कहा जा रहा है, विच रूल इज वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2pz0। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कौन सा रूल वायलेट किया जा रहा है। यहाँ आंसर है हुंड्स रूल, क्योंकि हुंड्स रूल में साफ साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर रहने के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले अवेलेबल हैं तो वो अलग अलग रहना पसंद करेंगे, बजाय ये कि साथ रहें। इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में 3 कमरे हैं और 3 भाइयों ने रहना है तो वो तीनों अलग अलग कमरों में रहना पसंद करेंगे, बजाय ये कि साथ रहें। अगर p ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिट में 3 फर्दर ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग रहना पसंद करेंगे, बजाय ये कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रहें। तो यहाँ पर गलती क्या है कि 2px2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ दे दिए हैं, हालांकि होना ये चाहिए था कि 1s2, 2s2, 2px1 होता पहले, फिर 2py1 होता और फिर 2pz1 होता। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होती हुंड्स रूल के हिसाब से। अब चलते हैं MCQ नंबर 22 पे। When an electron jumps from lower to higher orbit, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट पे जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, हमें बताना है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पर जाएगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा, और अगर हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी कि लॉस करेगा। तो फिलहाल हमारा आंसर है लोअर से हायर पे जाते हुए एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 23 पे पूछा जा रहा है, द सबशेल विच कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। वो सबशेल जिसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस सबशेल का नाम क्या है? तो सबशेल को कहा जाता है F, क्योंकि D में 10 आ सकते हैं, P में 6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि F में 14 आ सकते हैं। अब बात करते हैं 24 पे। एन एटम ऑफ पोटेशियम consist of 19 electrons, 19 protons and 20 neutrons. Mass number of this atom is, एक एटम पोटेशियम का, उसमें 19 इलेक्ट्रॉन हैं, 19 प्रोटॉन हैं और 20 न्यूट्रॉन्स हैं, 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो उसका मास नंबर क्या होगा हमें बताना है। बहुत सिंपल है। मास नंबर सम होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 19 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स हैं, इनको एडअप कर लिया जाए तो ये बन जाएगा 39। तो हमारा मास नंबर हो जाएगा यहाँ पर 39। 25 पर आते हैं। 25 में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एम शेल। एम शेल में कितने सब शेल होते हैं? तो आइए जरा देखते हैं। हमारे पास सब शेल्स होते हैं टोटल 4, S, P, D और F। लेकिन अगर इसको शेल्स के अंदर डिवाइड किया जाए, शेल्स में सब शेल्स होते हैं, अगर शेल्स में डिवाइड किया जाए, लेट्स से कि एक एलिमेंट है, उसका न्यूक्लियस है N, तो पहला शेल हो जाएगा K, फिर L, फिर M और फिर N। फर्स्ट शेल में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं या जो हमारे पास सब शेल्स होते हैं वो होता है S। सेकेंड शेल में होता है S और P। थर्ड शेल में होता है S, P, S, P और D, यानी कि एक एक बढ़ता जाता है S, P और D, और फिर N में S, P, D और F, फिर S, P, D और F, ये कंटिन्यू रहते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं M शेल की, तो M शेल में हमारे पास 3 सब शेल्स हैं, S, P और D, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अब बात करते हैं MCQ नंबर 26 की। 26 में कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ हुंड्स रूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को? तो आइए इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1s2 में 2, फिर 2s2 में 2,
फिर पी एक्स में एक, पी वाई में एक, फिर पी जेड में एक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, फिर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि 7 एटॉमिक नंबर किसका है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं 27 पे। 27 पे कहा जा रहा है एन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 इज मोस्ट लाइकली टू शो अ वैलेंसी ऑफ। एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 7। 2, 8, 7 का मतलब यह है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने के लिए, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो माइनस का चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 6, तो वो क्या करता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता, तो उसकी वैलेंसी मोस्ट लाइकली टू हैव -2। और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8 और 1, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता, तो वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देता, तो उसकी वैलेंसी हो जाती +1। अब बात करते हैं 28 पे। 28 पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विल फॉर्म एनाइन रेडिली। इनमें कौन सा ग्रुप है एलिमेंट्स का जिसमें एनाइंस फौरन बन जाएंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सल्फर और सिरिलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एस्टेटाइन। देखिए इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये कैटाइन बनाते हैं, एनाइन नहीं बनाते, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन पे +3 भी चार्ज आता है, यानी ये कैटाइंस भी बनाता है और एनाइंस भी बनाता है। सिमिलरली फॉस्फोरस और इसी तरह से एस्टेटाइन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये तीनों ऑप्शंस ये हमारे गलत हो गए। अब बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप की। देखिए फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 7 से। ग्रुप 7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6 से और ग्रुप 6 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ग्रुप 6 वाले एलिमेंट्स देर से एनाइन बनाएंगे और ग्रुप 7 वाले एलिमेंट्स जल्दी आइंस बना लेंगे, जल्दी एनाइंस बना लेंगे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें सही ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। सिमिलरली ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 पर चलते हैं। कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, 13 एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का और साथ में 27 और इसी तरह से आगे चल रहा है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पास एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक मास है 27 और इसका एटॉमिक नंबर है 13, प्लस हीलियम पे एटॉमिक मास है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 2। आगे जाके हमारे पास एक न्यूट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, न्यूट्रॉन के ऊपर मास है 1 और इसका चार्ज है 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे कि मैथमेटिक्स लगाएं यहाँ पर। 27 + 4 टोटल मिला के हो जाएगा 31। 31 में से 1 चला गया तो कितने बचे? 30। आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड में चार्जेस को और मासेस को बैलेंस करना है। यानी कि यहाँ पर अगर मास नंबर टोटल मिला के 31 है तो ऑपोजिट साइड पे भी, यानी प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी मास नंबर सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 31 है तो वहाँ पर 1 के साथ में 30 आ जाएगा, ताकि 30 + 1 31 बैलेंस हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे 13 + 2 टोटल हो गया 15, वहाँ पर भी 15 बैलेंस होना चाहिए। तो 0 में आपको 15 ऐड करना है ताकि 15 + 0 15 हो जाए। तो हमारा सही
आंसर हो जाएगा x की पावर 30 यानी x का एटॉमिक मास 30 और इसका एटॉमिक नंबर 15। और ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिख रहा है कि p की पावर 30 और p का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 गिवन है। ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 31 पे आते हैं। 31 में कहा जा रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 59 एंड एटॉमिक नंबर इज 27। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस विल बी। न्यूट्रॉन्स आपको मालूम करने हैं, बहुत आसान है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर को ए से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से। ए में से जेड को माइनस कर देंगे। मास नंबर है हमारे पास 59 माइनस एटॉमिक नंबर है 27। 59 माइनस 27, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास 32। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 पर आते हैं। द पार्टिकल whose mass is equals to that of the electron but bears a unit positive charge। वो पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चार्ज नहीं कह रहे, मास कह रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास, एक पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन में और प्रोटॉन में क्या फ़र्क है देखें। इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता। प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। MCQ नंबर 33 पर चलते हैं। द रेज विच कैन बी यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स फॉर आयोनाइजिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। वो रेस जो कि हम लोग प्रोजेक्टाइल्स के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि इनको थ्रो करते हैं आयोनाइजिंग फॉर आयोनाइजिंग गैसियस मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के लिए। अगर हमने एक अल्फा रे को थ्रो किया किसी गैसियस पार्टिकल के ऊपर या किसी गैस के ऊपर, तो वो अल्फा पार्टिकल जल्दी से उसको आयोनाइज कर देगा, क्योंकि अल्फा पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो रेस जो कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर रखती हैं या जिनकी इंटेंस आयोनाइजेशन है वो है अल्फा रेस। 34 में पूछ रहे हैं द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है किसी भी शेल में किस ऑर्डर में इंक्रीज करती है। तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है और उसके बाद पी की ज़्यादा हो जाती है, डी की उससे ज़्यादा और एफ की सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एस, पी, डी और एफ। यहाँ पर चैप्टर 3 के MCQs तमाम होते हैं।